आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट इस चैप्टर के बाद इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और हमने उसमें जो गोल थे प्लानिंग के उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर, दैट इज़ 2.3 एग्रीकल्चर के बारे में। हम एक लाइन कर पढ़ के आपको समझाएंगे क्या है इसके अंदर। You have already learned in chapter 1 that during the colonial rule there was neither growth nor equity in the agricultural sector. देखिए, what we are going to study about the agriculture or what steps were taken by Indian government to improve agriculture in India. लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था एग्रीकल्चर में आज़ादी के समय। देखो, यहाँ बोल रहा है कि हमारे यहाँ ना ही ग्रोथ था ना ही इक्विटी था। ग्रोथ और इक्विटी, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे इन जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया था। ग्रोथ मतलब आपको पता है कि 1950 से पहले, आज़ादी से पहले इंडिया में एग्रीकल्चर स्टैगनेंट हो गया था। स्टैगनेंट मतलब उसका जो ग्रोथ था वो रुक गया था। नॉर्मल पॉपुलेशन बढ़ रहा था लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था या उसका ग्रोथ रुक गया था। तो ये कमी है ना हमारे एग्रीकल्चर में, कमी था। उसके बाद इक्विटी मतलब क्या होता है कि जो लैंड है, एक्चुअली लैंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है एग्रीकल्चर में, बिना लैंड के एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो लैंड जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। फ्यू पीपल हैड मोर लैंड, जमींदार रिच पीपल दे हैड मोर लैंड। ऑन द अदर हैंड मोर देन 80% फार्मर दे डिड नॉट हैव लैंड ऑफ देयर ओन। अगर था भी तो बहुत कम ज़मीन था उनके पास। तो इस तरह से हमारे एग्रीकल्चर में दो प्रॉब्लम था। एक तो था कि एग्रीकल्चर स्टैगनेंट हो गया था। स्टैगनेंट मतलब उसका ग्रोथ रुक गया था। जैसे मान लो 100 kg प्रोड्यूस हो रहा है, अगले साल भी 100 kg हो रहा है, उससे अगले साल भी 100 kg हो रहा है। हर ईयर हमको ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो अगर मान लो कि वही प्रोडक्शन रहा तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ फूड इन इंडिया, और वही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा फ्यूचर में। दूसरा था कि हमारे यहाँ इक्विटी नहीं था। इक्विटी मतलब क्या होता है कि ज़मीन, लैंड वाज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीबडी। रिच पीपल और ज़मींदार दे हैड मोर लैंड। बहुत सारे कम फार्मर थे जिनके पास ज़मीन थोड़ा था और बहुत सारे फार्मर जिनके पास ज़मीन था ही नहीं। तो ये था दो प्रॉब्लम बेसिकली। इसी दो प्रॉब्लम को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। देखो, द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इशू मतलब इक्विटी और स्टैग्नेशन वाला इशूज, विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स विच इंक्रीज इन द और विच लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, गवर्नमेंट ने और इंडिपेंडेंट के बाद हमारे गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। सबसे पहला तो है कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाया। लैंड रिफॉर्म मतलब क्या होता है, होल्डिंग ऑफ लैंड में चेंजेस लेके आए। रिफॉर्म मतलब चेंज, कि लैंड में चेंज मतलब यहाँ पे लैंड होल्डिंग, ओनरशिप में चेंजेस लाया गया। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था उनसे ज़मीन लेके गरीबों में बांट दिया गया। और इस तरह से हमने जो पहला इशू था दैट इज़ इक्विटी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। बिकॉज यू नो दैट देयर वाज कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड ऑफ जमींदार, सो दीज लैंड वर टेकन अवे फ्रॉम जमींदार बाय मेकिंग लॉ, एंड वट एवर लैंड दैट वाज सीज्ड फ्रॉम जमींदार वर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर पीजेंट्स। और इस तरह से भी ट्राई टू ब्रिंग इक्विटी इन द लैंड होल्डिंग। और दूसरा जो था कि हमें हमारा जो ग्रोथ था वो रुक गया था। ग्रोथ रुक जाना मतलब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था। तो हमने न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट्स यूज किए एग्रीकल्चर में, लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और इन सब के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी जिससे कि हम स्टैग्नेशन से बाहर निकल आए। तो हमने दो स्टेप उठाए इन ऑर्डर टू ओवरकम द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। वन प्रॉब्लम वाज इक्विटी, फॉर दैट वी ट्राई टू bring changes in the land holding system. जमींदार के पास ज़्यादा ज़मीन था, there was concentration of land in the hand of जमींदार, we took those land from them
and distributed among the poor peasants. Second जो point था that was equity. तो in this way we try to bring equity. और दूसरा जो था stagnation. Stagnation में क्या था कि प्रोडक्शन रुक गया था, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने नए मेथड यूज़ किए और इससे दोनों फ़ायदा हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड के होल्डिंग में चेंजेस लाना। होल्डिंग मतलब मैंने बताया ना कि कुछ लोगों का ज़्यादा ज़मीन था, सो दे वर द होल्डर ऑफ मेजोरिटी ऑफ लैंड, तो हमने उनसे लैंड छीन के गरीबों में बांटा, दैट इज। और इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें इक्विटी लाना था, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी सो दैट देयर नो इक्विटी इन द होल्डिंग ऑफ लैंड। जमींदार यूज टू हैव मोर लैंड, ऑन द अदर हैंड स्मॉल पीजेंट्स लैंडलेस फार्मर वर ऑल्सो देयर who did not have enough land to make agriculture product profitable for them. तो सबसे पहला है लैंड रिफॉर्म। देखते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्यूर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएटरीज variously called zamindars, jagirdars, etc., who merely collected rent from the actual tillers of the soil without controlling towards contributing towards the improvement in the farm. देखो, जमींदारी सिस्टम था, जमींदार जो थे मालिक थे ज़मीनों के, और उनका क्या काम था कि वो एक्चुअली खेती बाड़ी नहीं करते थे। दे यूज्ड टू गेट द लैंड कल्टिवेटेड, वो अपने ज़मीन को छोटे किसानों से कल्टिवेट करवाते थे और किसानों से ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, उनसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते थे। लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। देखो, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, 85% लोग जो थे खेती बाड़ी पर निर्भर करते थे। इसके बावजूद भी इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता था कि वो अपने लोगों को खिला सके, तो हमें वी हैड टू इम्पोर्ट फूड, हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ता था, खाना इन द सेंस कि वीट मंगाना पड़ता था बाहर से, तब जाकर हम अपने लोगों को खिला पाते थे। क्या मतलब होता है, अगर एक कंट्री जहाँ पे कि 85% लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी उतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि वो अपने लोगों को खिला पाएँ, तो ये प्रॉब्लम ही तो है। हाँ, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर है, फ्रॉम विच कंट्री वी यूज टू इम्पोर्ट फूड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो USA आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड द लैंड रिफॉर्म विच प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। देखो, लैंड रिफॉर्म मतलब चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। जस्ट ए ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबॉलिश इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज मतलब जमींदारी सिस्टम। वाई दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएटरीज? बिकॉज जमींदार का काम था कि दे हैड टू गेट द लैंड कल्टिवेटेड फ्रॉम द पीजेंट्स। उनका काम था कि किसानों से ज़मीन में खेती बाड़ी करवाना और उनसे टैक्स कलेक्ट करना और कुछ अपने पास कमीशन रखना, बाकी सारे हैंड ओवर कर देना ब्रिटिश को। सो इन दिस वे वो एक्चुअल टीलर जो थे, जो खेती बाड़ी करते थे, और स्टेट या ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके बीच का लोग थे ये, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएटरीज। जस्ट ए ईयर आफ्टर, में तो हमने कोशिश किया कि इंटरमीडिएटरीज को हटाने के लिए। द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द टिलर टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। ऐसा मानना था कि अगर हम जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, एक्चुअल कल्टिवेटर जो हैं, अगर उनको ज़मीन दे दिया जाता है तो उन लोग अपने ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनका ज़मीन है तो वो अपने ज़मीन में पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाने से ज़मीन का प्रोडक्शन, ज़मीन में प्रोडक्टिविटी और लैंड में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है फूड शॉर्टेज का, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, वो कम हो जाएगा और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मकसद से हमने क्या किया कि जो लोग पहले खेती बाड़ी करते थे ज़मींदारों को खेत में, उनको उनके ज़मीन को मालिक बना दिया गया, और इस तरह से ज़मींदारों का जो ओनरशिप राइट था उनसे छीन लिया गया। अब आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट। जैसे मान लो कि हम सीलिंग फैन के बारे में हमने सुना है कि एक ऐसा सीलिंग फैन हमेशा छत, ये जो कमरे के ऊपर जो लगाया जाता है, यानी कि ये इस कमरे का मैक्सिमम लिमिट है। अगर मैं हाथ ऊपर करूँ तो इस सीलिंग में ही जाकर टकराएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़मीन के होल्डिंग पे सीलिंग लगा दिया, मैक्सिमम लिमिट दैट वाज पुट ऑन द होल्डिंग ऑफ लैंड। उसके ज़्यादा अगर लैंड है तो वो आपको यू विल हैव टू सरेंडर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपसे छीन लेगा। देखो क्या था लैंड सीलिंग। अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल।
देखो मैक्सिमम लिमिट मान लो कि एक ज़मींदार के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन ही मिलेगा, उससे बाकी उसके ऊपर सारा ज़मीन गवर्नमेंट ने छीन लिया। और इस तरह से वो लैंड छीनने के बाद क्या किया गया, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस पीजेंट्स। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड। देखो ये बताया ना कि उनका जो मेन मकसद था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था लैंड सीलिंग का, लैंड सीलिंग मतलब पुटिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ लैंड, और उसके बाद जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता था गवर्नमेंट छीन लेता था, जिससे कंसंट्रेशन मतलब कुछ लोग के हाथ में लैंड कंसंट्रेट ना हो, उसको रोकने के लिए। द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जमींदारी सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेंट दैट सम 2 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। 2 लाख टेनेंट्स को फ़ायदा हुआ इससे। अब वो जो ज़मीन में वो खेती बाड़ी करते थे वो ज़मीन के मालिक बन गए। अब उन्हें टैक्स जो है सिर्फ डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ज़मींदारों को नहीं देना पड़ता था। They were thus freed from being exploited by the zamindars. The ownership conferred on tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to the growth of agriculture. जब उनका अपना ज़मीन हो गया तो ज़मीन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, उस ज़मीन में उन्होंने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़मीन उनका था। पहले ज़मींदारों का ज़मीन था तो क्यों पैसा लगाएंगे, अब वो पैसा लगाना शुरू कर दिए, इससे ज़मीन का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जब हमने ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया, इंटरमीडिएटरी ख़त्म कर दिया, तो इससे ऐसा नहीं हुआ कि हर किसानों को ज़मीन मिल गया और जो कंसंट्रेशन था या जो इक्विटी था वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। इन सम एरिया द फॉर्मर जमींदार continue to own large area of land by making use of some loopholes in the legislation. There were cases where tenants were evicted and the landowner claimed to be self-cultivators, claiming ownership of the land. देखो कहीं कहीं ज़मींदार जो थे ना उनको पता था कि क्या लूप होल निकाल सकते हैं, क्या एक लॉ बनाया गया है कि जिसको इस लिमिट से ज़्यादा ज़मीनों को छीन लिया जाएगा। अब वो लॉ अप्लाई किया गया, लेकिन ज़मींदारों ने क्या किया, उस लॉ में कमियां निकालना शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कि अब जैसे ये था ना कि जो लोग एक्चुअल कल्टीवेटर थे दे विल बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। जैसे मान लो एक ज़मींदार है, मिस्टर ए, वो ज़मींदार है, उनके 1000 एकड़ ज़मीन है, उनके 500 एकड़ ज़मीन में दूसरे छोटे छोटे किसान काम करते हैं। अब ऐसे